उत्तराखंड के कांग्रेस पार्टी के अध्यक्ष गणेश गोदियाल साहब हमारे साथ हैं। नया अपॉइंटमेंट हुआ है उनका उत्तराखंड में बतौर अध्यक्ष। उनसे बात करेंगे क्योंकि चुनाव बहुत ज्यादा दूर नहीं है उत्तराखंड में। अभी कांग्रेस पार्टी वहां पर विपक्ष में है। गोदियाल साहब, आपको नियुक्त किया गया है, चुनाव बहुत ज्यादा दूर नहीं है। क्या लगता है इस बार चुनाव के मुद्दे क्या होंगे, क्योंकि चुनाव से चंद महीनों पहले अपॉइंटमेंट्स जो है पूरी नई टीम पीसीसी की घोषित की गई है कांग्रेस पार्टी की तरफ से। मुझे अभी एक आध दिन पहले ही ये सौभाग्य प्राप्त हुआ है और मैं सबसे पहले आपके चैनल पे पहली बार आ रहा हूँ। सबसे पहले मैं उत्तराखंड के उन शहीदों को नमन करता हूँ जिन्होंने अपने प्राणों की आहुति देकर उत्तराखंड के उज्जवल भविष्य के लिए एक उत्तराखंड राज्य के निर्माण का संकल्प लिया और अंतोगत्वा अपने प्राणों की आहुति दी। मैं उन्हें नमन करता हूँ। मैं प्रणाम करना चाहता हूँ उन तमाम आंदोलनकारियों को जिन्होंने अपनी खून पसीना बहाकर कोदा झंगोरा खाएंगे उत्तराखंड बनाएंगे ऐसे नारों को जन्म दिया और जज्बात पैदा किए उत्तराखंड के जन जन में, बच्चे से लेकर बूढ़े तक। उस जज्बात के सैलाब में पूरी तरह अपने को सबने झोंका। उस पूरे जनमानस को मैं प्रणाम करता हूँ। आपने कहा कि बीजेपी का मुकाबला कैसे करेंगे। बीजेपी अपने बनाए हुए जाल में फंसते जा रही है। भारतीय जनता पार्टी ने उत्तराखंड में आकर केंद्र की सरकार में रहते हुए ये बात कही कि उत्तराखंड के नागरिकों, आप डबल इंजन की सरकार बनाइए और हम आपका उज्जवल भविष्य बनाएंगे। लेकिन इस उज्जवल भविष्य के कहने के विपरीत आज प्रदेश में जो हालात हैं, त्राहिमाम मचा हुआ है। आप महंगाई देखें, आप बेरोजगारी का स्तर देखें, आप स्वास्थ्य की सेवाएं देखें, आप शिक्षा का हाल देखें, त्राहिमाम मचा हुआ है। और ये त्राहिमाम सरकार जनित त्राहिमाम है, ये सरकार जनित आपदाएं हैं। तो प्राकृतिक आपदाओं से जूझने की एक सीमा होती है, लेकिन जो त्रासदियां, जो इस प्रकार के सर्कमस्टेंसेस सरकारों द्वारा क्रिएट किए जाते हैं, वो माफ़ करने योग्य नहीं होते। तो मैं जिन मुद्दों की बात कर रहा हूँ, बेरोजगारी, महंगाई, स्कूलों की हालत, स्वास्थ्य सेवाओं की हालत, सड़कों की हालत, युवाओं के भविष्य को चौपट करके रख दिया है। इन सब चीज़ों के होते हुए जनता इस सरकार को माफ़ नहीं करेगी। हमें विश्वास दिलाना है जनता को कि हम आपकी भावनाओं पर खरा उतरेंगे। और चूंकि हमें पहले परखा गया है, हमने पहले करके दिखाया है, हम उससे भी बेहतर करेंगे, ये विश्वास हमें दिलाना है। और मैं उम्मीद करता हूं कि हम जनता को, उत्तराखंड की महान जनता को ये विश्वास दिला पाएंगे और जनता हमें वापस सत्ता में लाएगी। तो और एक बात और कहना चाहता हूँ, ये बड़ा मुझे कभी कभी ये बात अचरज लगती है कि हर राजनीतिक दल ये कहता है कि हम सत्ता में आएंगे, लेकिन राजनीतिक दलों का सत्ता में आने का जो जुमला है, बात है, वाक्य है, उसके पीछे मनसा क्या होती है वो देखने की आवश्यकता है। मनसा ये होनी चाहिए कि हम सत्ता में अगर आएंगे तो आपके भले के लिए आएंगे। हम सत्ता में इसलिए नहीं आएंगे कि हमें अगर 2-4 विधायक कम पड़े तो हम 25-25, 30-30 करोड़ में दूसरे पक्ष के विधायकों को खरीदेंगे। मैं पूछना चाहता हूं उन राजनीतिक दलों से, उन सरकारों से कि विधायकों को खरीदने के लिए जो पैसा वो उपयोग में लाते हैं वो कहाँ से आता है। एक तरफ बेरोजगारी से आम युवा त्रस्त है और आपके पास अरबों खरबों रुपए विधायकों को खरीदने के लिए पड़ा हुआ है। तो इन प्रश्नों का जवाब इनको देना होगा और लोकतंत्र की अदालत में आकर देना होगा। ये बताइए, लोकतंत्र की अदालत की आप बात करें तो क्या इस बार के जो चुनाव होंगे उसमें कांग्रेस पार्टी किसी चेहरे के साथ जाएगी? क्योंकि इस तरह का पीछे जिक्र चला कि हरीश रावत कांग्रेस पार्टी के चेहरा हो सकते हैं आने वाले विधानसभा चुनावों में। क्या एक चेहरे के साथ कांग्रेस पार्टी जाएगी? क्योंकि कई बार इसका नुकसान भी होता है कांग्रेस पार्टी को। आप कलेक्टिव लीडरशिप की बात करते हैं, लेकिन चेहरा ना होने की वजह से, जैसे आसाम में कोई चेहरा नहीं था कांग्रेस पार्टी के पास, तो वो एक बड़े नुकसान की वजह बनी। आपको लगता है चेहरे के साथ जाएगी इस बार? नहीं जाएगी तो उसका नुकसान होगा? ऐसा है कि हर राज्य की स्थिति अलग होती है। जहाँ तक उत्तराखंड की बात है, उत्तराखंड में बहुत से लोगों की ऐसी डिमांड है कि हम इस तरह के चेहरे के साथ जाएं। बहुत से लोगों की डिमांड है कि कलेक्टिव रिस्पॉन्सिबिलिटी हो और कलेक्टिव लीडरशिप में हम चुनाव में जाएं। लेकिन आप ये समझिए ना कि भाई कैंपेनिंग कमेटी का चेयरमैन हरीश रावत जी को बनाया गया है। वो एक चेहरा है, मतलब आम जनमानस में घुला मिला जाना पहचाना चेहरा है। नेता प्रतिपक्ष के रूप में हमारे बहुत ही अनुभवी और 5 बार के विधायक रहे प्रीतम सिंह जी हैं, जाना माना चेहरा है। अध्यक्ष के रूप में मुझे मौका मिला है और मैं इन सब में सबसे जूनियर अपने को महसूस करता हूं। पर कोई बात नहीं, ये मेरे बड़े भाई हैं, इनके मार्गदर्शन में हम आगे बढ़ेंगे। जब सब हमारे
बड़े भाई हैं, तो उनके मार्गदर्शन में मैं भी आगे बढ़ूंगा। तो बाकी और कमेटियां हैं, और कुल मिला के ये जो चेहरे आप देख रहे हैं ये कौन है? ये कांग्रेस के प्रतिनिधि हैं, ये कांग्रेस के चेहरे हैं। तो इसका अर्थ मैं ये तो आप कह रहे हैं कि एक चेहरे के साथ पार्टी नहीं जाएगी, कलेक्टिव लीडर। मैं ये समझता हूं कि हम सब कांग्रेस के चेहरे हैं और कांग्रेस ही चेहरा है। आप जो प्रश्न बार बार इंगित करके पूछना चाहती हैं कि बिल्कुल तलवार की धार पे यस या नो, मैं उसमें ये कहना चाहता हूं कि हमारे पास पहले चुनौती भाजपा को हराने की है, और हम अगर किसी बात पर होता है, मीडिया के मुंह में हर पक्ष अपनी बात डालना चाहता है। हम ये समझते हैं कि ये बात मीडिया के मुंह में भारतीय जनता पार्टी द्वारा डाली गई है कि भाई भारतीय जनता पार्टी की इस बात को मीडिया बार बार पूछे। हम भी, ये तो मेरा सवाल है, ये भारतीय जनता पार्टी का सवाल नहीं है। अगर हम कांग्रेस पार्टी कवर करते हैं तो हम सवाल पूछेंगे, ये बड़ा सवाल होता है किसी भी पार्टी से कि चेहरा कौन होगा। आपने ठीक कहा, लेकिन वो कांग्रेस हो या भारतीय जनता पार्टी। अभी आप ही के सामने आपसे पहले जो आए थे उनका भी यही सवाल था। तो ये बड़ा सवाल नहीं होता है क्या? ये होता है सर, एक सवाल जनता का भी होता है कि अगर हम चुनेंगे तो चेहरा कौन होगा। हमने इसका जवाब दे दिया ना कि भाई हमने ये कैंपेनिंग कमेटी के चेहरे के रूप में हरीश रावत जी को दिया है। कैंपेनिंग कमेटी का अर्थ क्या होता है कि चुनाव प्रचार का चेहरा है, तो हरीश रावत जी के चेहरे को दे दिया है। नेता प्रतिपक्ष के रूप में प्रीतम सिंह जी का चेहरा दे दिया। प्रभारी हमारे यादव साहब हैं, देवेंद्र यादव साहब प्रभारी हैं, वो कांग्रेस पार्टी के लीडरशिप, जो टॉप लीडरशिप है, उनके प्रतिनिधि के रूप में चेहरा है। तो निश्चित रूप में कलेक्टिव रिस्पॉन्सिबिलिटी और कलेक्टिव काम सबका है, और ये सब कांग्रेस के चेहरे हैं। हमारी प्राथमिकता इन सब बातों में न उलझकर पहले बीजेपी को शिकस्त देना है, और मैं पूरे मीडिया जगत को आश्वासन देता हूं कि जिस दिन हम इस काम को कर लेंगे, मैं आप लोग को बुलाऊंगा, और फिर उसके बाद मैं इस पोजीशन में रहूंगा कि हम इस बात पर आगे चर्चा कर सकें। यही बात हमें खैर पंजाब के पूरे क्राइसिस के दौरान हरीश रावत साहब भी कहते रहे कि जिस दिन सुलझ जाएगा आपको खुद बुलाऊंगा और बताऊंगा। बहरहाल आम आदमी पार्टी को कहां आप देखते हैं गोदियाल साहब उत्तराखंड की राजनीति में, क्योंकि पंजाब में वो मुख्य विपक्षी दल हैं, दिल्ली में उनकी सत्ता है, और अब कहा यह जा रहा है कि उत्तराखंड में आने वाले चुनावों में अपने पैर आम आदमी पार्टी पसारने का प्रयास करेगी। जी, ऐसा है। मुझे ऐसा लगता है कि आम आदमी पार्टी उत्तराखंड में अपनी स्थिति को जानती है कि उनकी क्या स्थिति है। जहां तक बात है कि वो आगे क्या करेंगे, अभी तक उन्होंने जो कुछ किया है वो हमारे नीतियों की नकल की है। वो फ्री बिजली की जो बात कर रहे हैं, हरीश रावत जी ने तो मैं समझता हूँ 1 साल का समय हुआ है, पहले ही इस बात को कह दिया था कि भाई हम अब इस स्थिति में हैं कि हम प्रत्येक परिवार को 100 यूनिट बिजली दे सकते हैं 1 साल, सरकार आने के 1 साल तक, और 1 साल के बाद उसको बढ़ाएंगे। ये क्यों कहा गया? ये इसलिए कहा गया कि हमने 10 साल सरकार चलाकर वहाँ पर पावर सेक्टर के इंफ्रास्ट्रक्चर को इस रूप में विकसित कर दिया है कि हम इस बोझ को झेल सकें। ये तब कहा हमने। आज से पहले क्यों नहीं कहा? इसलिए नहीं कहा कि तब ऐसी स्थितियां नहीं रही होंगी। तो आप कोई चुनौती नहीं है आपके लिए? देखिए, मैं ये नहीं कह रहा हूं कि हम अपने को ये नहीं साबित करना चाहते कि हमारे लिए कोई चुनौती है ही नहीं। राजनीतिक दल है और लोकतंत्र में सबको चुनाव लड़ना लोकतांत्रिक अधिकार है, वो चुनाव लड़ेंगे। लेकिन जिस तरह से अभी मैंने कल इसी के तहत कल एक आम आदमी पार्टी का कुछ कांग्रेस के खिलाफ इस तरह वो देखा कि हरीश रावत जी ने उनकी प्रवक्ता के एक बहुत ही घृणित बयान पर बहुत तीखी प्रतिक्रिया की और रोष जताया। उन्होंने उत्तराखंड के आम जनमानस की तुलना जिस बात से की, मैं उसको दोहराना नहीं चाहता, जिस चीज़ से की वो निंदनीय है और उसकी निंदा की जानी चाहिए। लेकिन रावत जी ने अगर वो निंदा की तो रावत जी को टारगेट कर दिया गया। तो क्या हम अपना बचाव भी ना करें? हम जहाँ तक आप कह रहे हैं ना कि वो चुनौती है या नहीं, निश्चित रूप में अगर कोई नुकसान करने आएगा, कोई काटने आएगा तो हम उसको थामेंगे, रोकेंगे। तो अब उसको आप चुनौती समझें या राजनीति में उनका अधिकार समझें कि उन्हें चुनाव लड़ना है, ये उनके ऊपर है। लेकिन हम ये कहते हैं कि वो जो कुछ आज तक कर रहे हैं वो या तो ऐसी बातें कर रहे हैं जिसका कि मेल उत्तराखंड से नहीं खाता, जैसे कि वही स्टेटमेंट था कि रोटी डालो तो आ जाते हैं, रोटी फिर खत्म हो जाती तो चले जाते हैं। तो ये स्टेटमेंट घृणित था, हम इसकी घोर निंदा करते हैं। ये उत्तराखंड के स्वाभिमान के साथ कोई उत्तराखंडी
इसको टॉलरेट नहीं करेगा, इसको स्वीकार नहीं करेगा। और रही बात चुनाव लड़ने की, तो चुनाव लड़ना उनका अधिकार है, वो लड़े। अंतिम सवाल, क्योंकि खेमेबाजी से कांग्रेस पार्टी हर प्रदेश में परेशान है। यहाँ पर भी कहा गया कि प्रीतम सिंह जो है वो प्रदेश अध्यक्ष बनना चाहते थे, लेकिन हरीश रावत चाहते थे कि उनका खेमे का कोई व्यक्ति जो है वो प्रदेश अध्यक्ष बने, और आपको उनका करीबी माना जाता है। तो ये खेमेबाजी क्या है, इसको आप स्वीकारते हैं, और क्या आगे भी पार्टी को इसका नुकसान तो नहीं होगा जैसे अन्य जगहों पर होता है? मैं आपको जज बनाना चाहता हूँ और कृपया जजमेंट भी दीजिएगा। मैं 20 साल पहले का इतिहास आपको बताना चाहता हूँ। मतलब जिसको अपना केस लड़ना होता है, तो मैं अपना केस लड़ रहा हूँ आपकी अदालत में। और मामला ये है कि 20 साल पहले मुझे राजनीति में सतपाल महाराज जी लाए, उन्होंने टिकट दिया मुझे। लेकिन आज ये सच्चाई है कि वो बीजेपी में चले गए। जब वो बीजेपी में गए तो उन्होंने प्रयास किया कि मेरे साथ चलो भाई, लेकिन हम नहीं गए। उसके बाद हमने हरक सिंह जी की तरफ देखा कि हरक सिंह जी हमारे नेता हैं, हमारे गढ़वाल क्षेत्र से ही नहीं, पूरे उत्तराखंड से बहुत वरिष्ठ नेता थे तब जब कांग्रेस में थे। आज वही जाने कि बीजेपी में उनकी स्थिति क्या है हम नहीं कह सकते, लेकिन वो कांग्रेस में जब थे वो पूरे प्रदेश के नेता थे। तो प्रदेश के नेता थे तो हमने उनकी तरफ देखा नेतृत्व के लिए। वो भी बीजेपी में चले गए और हम नहीं गए। अब बचे खुचे हमारे हिसाब से हरीश रावत जी, जो कि कांग्रेस में मुझे लगा कि पूरे प्रदेश के नेता हैं, तो हम उनके साथ हैं, प्रीतम सिंह जी के साथ हैं, सभी के साथ हैं। अब आप बताइए कि मैं हरीश रावत जी का आदमी हो गया? जिस आदमी ने सरकार को बचाने के लिए समय से पहले विधानसभा के पटल पर आकर ये कहा हो कि ऐसे प्रयास मेरे साथ हुआ है और हो सकता है अन्य विधायकों के साथ भी ऐसा हुआ हो, वो किसी एक व्यक्ति का आदमी हो गया, तो क्या ये मेरे साथ अन्याय नहीं है? कैमरा पर्सन प्रवीण के साथ विजयलक्ष्मी, इंडिया टीवी, दिल्ली।